means of government in the present world and there is no alternative to it. आज के विश्व में शासन की सर्वोत्कृष्ट प्रणाली है, इसका कोई विकल्प नहीं। There is no better alternative to it. और जिस तरह से उससे हम सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं दिनेश। जर्मी बैंथम कहते थे इट इज द मीन्स ऑफ अचीविंग ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। लोकतंत्र में यही हो सकता है, आप सबको प्लीज नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, सबके लिए हैप्पीनेस नहीं ला सकते। दिस इज अ मीन्स टू अचीव द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। लोकतंत्र में अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण कैसे किया जा सकता है, शासन यह करता है। हालांकि इसके बारे में आज के लोकतंत्र के बारे में ये सही है ये कहना शायद एक डिबेट का विषय हो सकता है। हाँ, लोकतंत्र के, क्योंकि लोकतंत्र के बहुत सारे पक्ष हैं। पढ़ा हमने विद्यार्थी में, आई एम MA of Public Administration but I am first MA of Political Science. I have been a student of Professor Iqbal Nagar। 72 में मैंने MA Political Science भी किया हुआ है, इसलिए मेरी जो राजनीति विज्ञान की ज्ञान की थोड़ी बहुत इनपुट है, उसने मुझे लोक प्रशासन में एक स्वीकार्य अध्यापक के रूप में स्थापित किया। ये मैं अंदर से अपना ऐसा महसूस करता हूँ, क्योंकि राजनीति विज्ञान के ज्ञान के बिना लोक प्रशासन थोड़ा समझना मुश्किल होता है। दोनों अंतर गुंथित हैं। पॉलिटिक्स डिसाइड्स द पॉलिसीज एंड देन ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट्स इट। एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो दूसरा कदम बढ़ाना है, पहला कदम तो राजनीति बढ़ाना है। इसलिए राजनीति अच्छी नीति बनाए तो प्रशासन ठीक से काम कर सकता है, और प्रशासन ठीक से काम करेगा तो राजनीति सफल होती है, अन्यथा असफल हो ही जाती है। लोकतंत्र के गुणों और दुर्गुणों के बारे में हम सब मत रख सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे लोकतंत्र शासन की ऐसी पद्धति है जिसमें चुनाव होता है और चुनाव ने सारे समाज को विखंडित कर दिया है, समाज में द्वेष फैला दिया है, सौहार्द नष्ट कर दी। ये एक पक्ष है। आप जाएं, पंचायती राज बहुत अच्छी प्रणाली है, लेकिन पंचायती राज ने गांव में जिस तरह से विश्ववमन कर दिया है, जिस तरह द्वेष कर दिया है, जिस तरह घरों को बांट दिया है, भाई भाई को बांट दिया है, समाज परिवार को तो बांट ही दिया, मोहल्ले को तो बांट ही दिया, भाई भाई को भी कभी कभी बांट दिया, कभी कभी पति पत्नी को बांट देती है। ये राजनीति ऐसी है, वो दूसरे दलों के सपोर्टर हो जाते हैं। बट इलेक्शंस ने समाज में जो न्यूनताएं कितनी भी इससे लोकतंत्र से पैदा होती हों, बट स्टिल we love democracy. Still we want democracy. Still we cherish democracy. Still we demand democracy. In spite of so many evils spread over by democracy, we love democracy. We crave for democracy. We respect the democracy and the ideals of democracy. The ideals of democracy are liberty, equality, fraternity, justice, the super goal of the rule of law. We love democracy because of these foundations of democracy. और ये foundations ऐसी हैं जिनके बिना समाज में हम अपना विकास नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि लोकतंत्र को हम क्यों पसंद करते हैं, why we love democracy, why we cherish democracy, why we demand democracy, क्योंकि इसके द्वारा प्रदत्त जो स्वतंत्रता का वातावरण है, इसके द्वारा प्रदत्त जो वातावरण हमको मिलता है, वो हमें आकाश को नापने की शक्ति प्रदान करता है, वो हमें समुद्र को पार करने की शक्ति प्रदान करता है, वो हमें वायु के बवंडर को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है, वो अग्निशमन यंत्रों के माध्यम से अग्नि को बुझाने की ताकत हमको प्रदान करता है, वो हमें हवा में उड़ना सिखाता है। पंचभूतों से रचित हमारा शरीर है, और इन पांचों शक्तियों पर यदि कोई चीज नियंत्रित करने के लिए हमें इस लायक बनाती है तो वो है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के द्वारा प्रदत्त आजादी, फ्रीडम का वातावरण।
तो इस फ्रीडम के वातावरण को इसीलिए हम याद करते हैं, क्योंकि न्याय, यदि न्याय नहीं हो, जस्टिस नहीं हो, फ्रीडम नहीं हो, लिबर्टी नहीं हो, एक्सप्रेशन की आजादी नहीं हो, न्याय का यह वातावरण जिसने हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की रोशनी दिखाई देती है, और वह रोशनी संसार के और हमारे जीवन के सारे अंधेरों को दूर कर सकती है। ऐसे लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं, और ऐसा लोकतंत्र जिस संविधान ने दिया, आज उस संविधान के दिवस को याद करने के लिए। ये क्यों हुआ, देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की तरह ही ICHR है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। दिस नोट इज फॉरवर्डेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और वो ध्यान दिला रहे। वैसे ये हमारा विषय है, राजनीति शास्त्रियों का विषय है, समाज शास्त्रियों का विषय है, लेकिन इतिहास की ये भारतीय परिषद ये ध्यान दिलाना चाहती है कि राजनीति शास्त्रियों, झांको, यह लोकतंत्र ग्रीक की देन नहीं है। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर, डिमोस एंड क्रेशिया से मिलकर डेमोक्रेसी नहीं बनी है। डेमोक्रेसी के सूत्र देखिए रामायण में बिखरे पड़े हैं, डेमोक्रेसी के सूत्र देखिए महाभारत में भरे पड़े हैं, शांति पर्व में भरे पड़े हैं। डेमोक्रेसी के सूत्र देखिए वेदों में भरे पड़े हैं, और वेद तो ईसा कई शताब्दियों पहले के हैं, ईसा से कई शताब्दियों पहले। एक नोट मुझे ये ढूंढते हुए मिला, कोई प्रोफेसर हैं, The concept of democracy and democratic institutions were by no means alien to India. ये हमसे अलग नहीं है। Republican form of government, representative deliberative bodies and local self-government institutions existed in many parts of ancient India. पुरातन भारत के इतिहास में, उसके विभिन्न कालखंडों में ये लोकतांत्रिक संस्थाएं, निर्वाचित संस्थाएं विद्यमान थी। एंड डेमोक्रेटिक थिंकिंग एंड प्रैक्टिस परमीटेड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द वैदिक एज, वैदिक काल में। और वैदिक काल के लिए वो कहते हैं इवन डेट्स बैक टू सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट। ये वैदिक काल तो क्राइस्ट, ईसवी सदी, जिस ईसवी के आधार पर हम आज गणना करते हैं, हम 2022 में हैं, मीन्स ईसा के 2022 साल बाद हम आज खड़े हैं यहाँ। उसके सैकड़ों साल पहले वैदिक काल था, और उस वैदिक काल में ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में इस तरह सभा के, समिति के, विद्वानों के, राजगुरु जो हुआ करते थे, सभा जो होती थी, परिषद जो होती थी, वो क्या होती थी? कोई राजा सभा, परिषद और उनके विद्वानों की सभा के अनुमति के बिना, चर्चा के बिना निर्णय नहीं लेते थे। निर्णय नहीं लेते थे तो ये किस बात का प्रतीक है मित्रों? यानी लोकतंत्र वहां से शुरू नहीं हुआ कि यूनान में दो शब्दों से, डिमोस और क्रेशिया से मिलकर डेमोक्रेसी बनी। नहीं, डेमोक्रेसी का अध्ययन तो हमारे ऋग्वेद में, हमारे वैदिक कालीन परंपरा है, हमारे साहित्य में राजा किस तरह से ध्यान रखता था प्रजा का, और प्रजा की भावनाओं का किस तरह ध्यान रखता था। लोकतंत्र का ये जो उद्गम है, ये ICHR कह रही है कि हमें अपने पुरातन साहित्य में ढूंढना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, अवगाहन करना चाहिए, उसका अन्वेषण करना चाहिए कि किस तरह से भारत के प्राचीन ऐतिहासिक वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषदों, शतपथ, बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया दोनों प्रोफेसर्स ने। इनमें लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जिस तरह से दिखाई देती हैं राजा के आचरण में और प्रजा के आचरण में, उन सब की खोज और मीमांसा करने का दायित्व राजनीति शास्त्रियों और लोक प्रशासन के चिंतकों के समक्ष उपस्थित किया है भारतीय ऐतिहासिक परिषद ने। एंशिएंट इंडिया में जितने स्रोत हैं, वेद हैं, महाभारत हैं, उपनिषद हैं, स्मृतिज हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, रामायण है, मनुस्मृति है,
बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट हैं। इन सब में, इन सभी स्रोतों में बहुत सारी न्यूनताएं हो सकती हैं। मनुस्मृति पर तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं, उसमें ये बात कही गई है, ये न्यूनता है अपनी जगह, वो न्यूनताएं हैं, लेकिन उसके साथ साथ सभा और परिषद के रूप में लोकतंत्र के सूत्र जो उसमें दिखाई देते हैं, हमने उनको क्यों छोड़ा? क्योंकि हमारे इतिहास लेखन का दायित्व जिन लोगों को सौंप दिया गया, विशेष तौर से स्वतंत्र भारत के पश्चात इतिहास लेखन की जिम्मेदारी जिन लोगों पर दे दी गई, उन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली भारतीय राजनीतिक चिंतन की इस पुरातन सूत्रों को छोड़ने के लिए हमारा ध्यान आकृष्ट ही नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, लोकतंत्र की शुरुआत पाश्चात्य दर्शन से होती है, इसका सूत्र वहां से मिलता है, जबकि हमारे ही ग्रंथों में भरा पड़ा है कि लोकतंत्र सभा समितियां इत्यादि इत्यादि किस तरह से। हाँ, तो ये जो हमारे इन स्रोतों में जिनका उल्लेख मैंने अभी किया, स्रोतों का, इन सभी में सभा, समिति, गणराज्य, मंत्रिपरिषद, विद्वत सभा, राजगुरु, समस्त आचार्यों की सलाह के प्रमाण मिलते हैं, जो लोकतंत्र का एक विशिष्ट प्रमाण हमारे सामने उपस्थित करता है। जहां तक मेरी जानकारी है, हम सब ने और हमारे पूर्व के जितने भी अध्यापक हैं, राठौर साहब सहित सब ये कहते थे कि लोकतंत्र की शुरुआत तो वहां से हुई, पश्चिम से हुई। लेकिन पश्चिम से होने के साथ साथ ही कौटिल्य को पढ़िए, मनु को पढ़िए, याज्ञवल्क्य को पढ़िए, शुक्ल को पढ़िए, उनके अवदान का अवलोकन किए बिना, उनके योगदान का अवलोकन किए बिना लोकतंत्र के पाठ को पूरी तरह से समझना मुश्किल है, कठिन है। वादे वादे जायते तत्व विविध, वादे वादे जायते तत्व बोधा। तत्व का बोध कब होता है? जब आप संवाद करते हैं। संवाद का, मैं अपनी बात कहूं, दिनेश अपनी बात कहें, प्रोफेसर साहब अपनी बात कहें, वादे वादे जायते तत्व बोधा, अर्थात आप अपनी कहें, दूसरे की सुने, और इस संवाद के मध्य से क्या तत्व बोध होगा, ज्ञान उससे निकलेगा। इसलिए सदियों की गुलामी के पश्चात जो कुछ भी धारणा बनी कि राजनीति विज्ञान और राजनीतिक संकल्पनाएं, लोकतंत्र, राज्य शासन, इन सब का अध्ययन पश्चिम से आरंभ हुआ है, इस बात को हमें पुनः सोचने के लिए भारतीय इतिहास परिषद ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। एक और बात आपको ध्यान दिलाऊं, विगत दिनों पिछले साल सितंबर में, आपको सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र में महासभा का अधिवेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, विच हैज अभी जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, राजनीति शास्त्र ना पढ़ाते हुए भी राजनीति शास्त्र का मूल विद्यार्थी होने के नाते मन में ये सवाल आता है, कहाँ है यूएन? क्या उपयोगिता है इस अंतरराष्ट्रीय संगठन? क्या कर रहा है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन? और फिर हमारे दूसरे मित्र ने कहा ये 5 शक्तियों को जो इन्होंने वीटो पावर दे रखा है, इस वीटो पावर के कारण ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो 1945 में बना, ये बेकार हो गया है, कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन उस संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन सितंबर के महीने में, उसके स्थापना दिवस के आसपास हमेशा होता है, विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां जाते हैं। पिछले वर्ष मोदी जी जब वहां गए तो उन्होंने कहा वहां भी, और उसके पश्चात वहां से लौटने के पश्चात विस्टा जो नया संसद भवन बन रहा है हमारा, उस संसद भवन के उद्घाटन करते हुए उन्होंने जो कुछ भाषण दिया, उसका एक पेज कहीं से मिला। नए संसद भवन की नींव रखते हुए नरेंद्र मोदी ने भारत में लोकतांत्रिक जड़ों पर प्रकाश डाला। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डाला और विस्टा के उद्घाटन के समय भी डाला। उन्होंने कहा कि ये जड़ें 1215 में पेश हुए, मैडम ने अभी संकेत किया था, मैग्ना कार्टा से भी गहरी हैं। कहा जाता है कि 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया था, दैट इज द सोर्स ऑफ राइट्स, दैट इज द सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। नागरिकों को अधिकार देने वाला मैग्ना कार्टा सबसे बड़ा एक सूत्र माना जाता है। लेकिन वो कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि मैग्ना कार्टा से भी गहरी हैं हमारी जड़ें। इतिहास में लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने का जिसे आधार माना जाता है, उससे गहरी है। इस संदर्भ में मोदी जी ने अनुभव किया कि मंडप जैसी लोक संसद का भी उल्लेख उन्होंने किया, जो समाज के सभी वर्गों के लिए खुली हुई थी। कर्नाटक में इसकी स्थापना
विचारक संत बसवेश्वर ने की थी। उनके द्वारा प्रतिपादित समतावादी सिद्धांतों को कालांतर में कई देशों की जनप्रतिनिधि सभाओं में स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री ने 10वीं शताब्दी के दौरान चोल साम्राज्य में प्रचलित मतदान प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला, जिसके कारण तमिलनाडु के कांचीपुरम से प्राप्त हुए उसके प्रमाण। उसमें प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व प्राप्त था, और जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा तो उसमें ये उल्लेख किया गया था कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो वो अपनी संपत्ति की घोषणा करेगा, और जिस संपत्ति की घोषणा आज हमारे जनप्रतिनिधियों से करवाई जाती है कि आधी सच्ची आधी झूठी। मैंने जब व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च ऑन इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के सामग्री संभरण की प्रक्रिया में व्हेन आई वाज कलेक्टिंग द मटेरियल, एक लाइन कहीं मिली कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि अपने राजनीतिक चुनाव के पश्चात सारे राजनीतिक प्रतिनिधि जिन्हें हम चुन देते हैं, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत झूठ से करते हैं। The source of democracy is poisoned here. The source of democracy is poisoned at the very source. वो कहते हैं मैंने 5 लाख रुपए में चुनाव लड़ लिया। 5 लाख रुपए तो उनका पेट्रोल नहीं चलता था। 5 और 15 लाख रुपए 25 लाख रुपए की जो सीमाएं हैं, कितना तो उनको टिकट लेने के समय अर्पण करना पड़ता है। भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के मठाधीश कितना उनसे टिकट वितरण के समय पहले ही ले लेते हैं, और उसके पश्चात कितना सा उनको देते हैं और कितना वो बांटते हैं। लोकतंत्र में ये जो थोड़ा चित्र है ये बड़ा भयावह है, और ऐसे लोकतंत्र की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने, संविधान निर्माताओं ने कम से कम नहीं की। संविधान के निर्माण के समय जैसे मनीषी संविधान के निर्माण से जुड़े हुए थे, कम से कम आज जैसे चित्र जो दिखाई देता है लोकतंत्र का, उसकी कल्पना उन्होंने नहीं। तो हमारी एक और बात है, बहुत सारी बातों पर दोनों प्रोफेसर कह चुके हैं। हमारे शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की। ये जो धर्म है ये रिलीजन नहीं है, धर्म है राइटियसनेस। क्या उचित है, एथिकल ड्यूटी क्या है हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, नैतिक दायित्व क्या है। अरे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की हमारी जो शास्त्रों में 4 अवधारणाएं दी हुई हैं, उन 4 में ये धर्म रिलीजन नहीं है, ये धर्म है हमारी राइटियसनेस, हमारे औचित्य, हमारे आचरण में औचित्य होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। इथिकल ड्यूटी हमारी नैतिक कर्तव्य हमारा क्या है, इस तरफ ध्यान दिलाता है ये धर्म। सो पॉलिटिक्स वाज एन इनएविटेबल इंग्रेडिएंट ऑफ धर्म। इस धर्म में पॉलिटिक्स अंतर्निहित तत्व था। शासन और उसके अभिकर्ताओं के कर्तव्यों के संपादन का मूल आधार एथिकल ड्यूटी, ये धर्म था। शासन और शासन में बैठे हुए लोग, शासन को चलाने वाली जितनी एजेंसी हैं, उन्हें अपने कर्तव्यों का, शासन के कार्यों का, शासन के कर्तव्यों का संपादन इथिकल ड्यूटी धर्म को आधार मानकर करना है, और धर्म उनके आचरण का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज इंडिविजुअल, फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन दिस धर्म। अर्थात राजनीति के मूल में क्या था, धर्म था। और इस धर्म का मतलब है औचित्य, धर्म का मतलब है कर्तव्य, धर्म का मतलब है उचितता। कौटिल्य क्या कहते हैं, देखिए कौटिल्य को थोड़ा सा, कौटिल्य कहते हैं जो राजा धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है वह समूल नष्ट हो जाता है। जो राजा धर्म के मार्ग पर नहीं चलता वह समूल नष्ट हो जाता है। कौटिल्य के शिक्षण के किताबें स्टेशंस पर जो स्टॉल होती हैं उनका भी मिल जाती है। और आप जो राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो मैं राय दूंगा, आते जाते स्टेशन से वो किताब 5-50 रुपए में, 100 रुपए में, 150 रुपए, इससे ज़्यादा की नहीं, 150 से ज़्यादा की नहीं,
वो ले लीजिए। कौटिल्य के विचारों को पढ़िए, किस तरह से कौटिल्य उस समय कहा करते थे। राजा के बारे में क्या कहते हैं, वो राजा जो धर्म का आचरण नहीं करता वो समूल नष्ट हो जाता है। अर्थात धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब औचित्य, उचित। आगे वो क्या कहते हैं, कौटिल्य लोक कल्याण को सर्वोपरि मानते थे। जिस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब हमें दिखाई देती है, और भारत के आज संविधान दिवस मना रहे हैं हम, संविधान दिवस के अवसर पर जो हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना भेंट की गई है, उसको देखिए आप। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। जिस संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए जिस न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है, और संविधान की यह प्रस्तावना लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तो संविधान की यह प्रस्तावना क्या कहती है कि लोक कल्याण करने के लिए राज्य को जो कुछ करना है करना चाहिए। एक और बात विशेष तौर से आपके लिए, आज भारत देखिए, उसमें कौटिल्य ये भी कहते थे, राजा को प्रजा की अनुमति के बिना कर नहीं लगाना चाहिए। पढ़ा होगा, आप तो पढ़ाते रहते हैं चीजों को। राजा को प्रजा की बिना अनुमति कर नहीं लगाना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 को देखिए। 265 क्या कहता है, नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक कानून नहीं बन जाएगा कोई कर नहीं लगाया जा सकता। बड़ी अच्छी लोक कल्याण की बात है, लॉ। लेकिन लॉ कौन बना रहा है? संसद तो बहुमत की बंधक है। ये सही है कि बिना संसद की अनुमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में मैं यहाँ थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को यदि उसका मूल्यांकन करना चाहूं तो लोकतंत्र दिखाई नहीं देता कि संसद की अनुमति से कर तो लगता है, फाइनेंस बिल तो वहीं से पास होता है, एप्रोप्रिएशन बिल भी वहीं से पास होता है, लेकिन संसद तो बहुमत की बंधक है। पिछले साल बड़ा अच्छा मीम चला था, पिछले साल नहीं, पिछले चुनाव के समय, पिछले चुनाव जब पिछला चुनाव 2019 का मोदी जी ने जीता, उस समय एक बड़ा सुंदर सा एक संदेश चला था कि हम अब तक तो राजनीति विज्ञान में ये पढ़ते थे कि सारे एमपी मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ये पहली बार हो गया है कि एक पीएम ने एमपीज को, सबका 303 एमपीज को चुनवा दिया, जिसको भी टिकट दे दिया वो एमपी बन गया। संसद बहुमत की बंधक है, ये बात सही है। कौटिल्य आज भी जिंदा है। देखिए कौटिल्य का सारांश आज भी है। कौटिल्य कहते थे बिना प्रजा की अनुमति की कोई कर नहीं लगाया जा सकता। हमारे लोकतंत्र में आज भी 265 यही बात का प्रावधान करता है, लेकिन ये बात सही हो तब ना हमारे प्रतिनिधि बोलने की स्थिति में तो हो, वो बोलने की स्थिति में। ग्राम सभा और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना महाभारत के शांति पर्व में मिलती है। यह लोकतंत्र का बड़ा प्रमाण है। वेदों में लोकतंत्र की उपस्थिति के सूत्र विद्यमान है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सभा और समिति का उसमें उल्लेख है। राजा के दरबार में विद्यमान मंत्रियों, अमात्य, गुरु, राजगुरु, स्कॉलर्स इत्यादि विमर्श, उनसे विमर्श के पश्चात निर्णय निर्माण होता था। राजा कोई निर्णय नहीं करता था, उनसे सबसे विमर्श हो जाता था, इसके पश्चात होता था। हमारे वेदों में ये प्रमाण भी मिलता है कि इंद्र का चुनाव देवता मिलकर करते थे। अंदाजा लगाइए, हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन की ये प्रक्रिया, देवताओं के देव इंद्र, इंद्र कौन? देवताओं के देव, उनका चुनाव देवता मिलकर करते थे। ये प्रमाण किस बात के प्रतीक है? भारतीय इतिहास परिषद यह संकेत करती है कि लोकतंत्र के सूत्र वहां से मत ढूंढिए, हमारे प्राचीन साहित्य में विद्यमान है, उनमें अवगाहन करिए, उनमें जाइए, उनमें अन्वेषण कीजिए, उनकी खोज कीजिए। और ये जब हम खोज करेंगे, जो भी लोग इस तरह का नया अन्वेषण करने की स्थिति में होंगे, ये अन्वेषण करके आपको अच्छा लगेगा, आपको अच्छा महसूस होगा दैट यू हैव कंट्रीब्यूटेड रियली समथिंग गुड। आज मैडम की विद्यार्थी का पीएचडी वाइवा सवेरे मैंने लिया,
इन्होंने कहा कि इस विद्यार्थी ने पर्यावरण पर भारतीय प्राचीन चिंतन में क्या लिखा हुआ है उस पर एक अच्छा लेख लिखा है। अब जाइए, हमारे प्राचीन राजनीतिक साहित्य में, हमारे वेदों में ऋचाएं उपलब्ध हैं, श्लोक उपलब्ध हैं जिनमें पर्यावरण के संरक्षण का उपदेश किया गया है, निर्वचन किया गया है। पीपल की पूजा कीजिए, बड़ की पूजा कीजिए, तुलसी का विवाह कीजिए, सारे प्रमाण कहाँ है ना हमारे पुराने साहित्य में। प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएं और प्रकृति की कैसे पूजा करें और प्रकृति की पूजा किए और उससे सामंजस्य बिठाए बिना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता। यह सब हमारे पुरातन साहित्य में उपलब्ध है। वैदिक काल में राजाओं ने राजतंत्र का बोलबाला तो था, मोनार्की सिस्टम, लेकिन ये मोनार्की सिस्टम बहुत बाद में आया है। एक और खास बात है, कौटिल्य ये भी कहते हैं प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजानाम च हिते हितम, प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। उसके हित में प्रजा का हित नहीं है, प्रजा के हित में राजा का हित। राजा को क्या करना चाहिए जिससे प्रजा का हित हो? राजा को क्या करना चाहिए बताइए? लोकतंत्र का इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा? कौटिल्य की इन बातों को पुस्तकों में मिलती है। प्रजा के हित में प्रजा के सुख को सर्वोपरि स्थान देने का आग्रह उन्होंने किया था। श्री कृष्ण के आचरण को देखिए। श्री कृष्ण दंड विधान की प्रक्रिया, लोकतंत्र की प्रक्रिया, न्याय की प्रक्रिया, श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण करने की प्रक्रिया में जितने लोग शांत भाव से उस सभा में बैठे हुए थे सबका एक एक करके संहार किया, नाश किया। श्री कृष्ण के इस आचरण के माध्यम से हमें क्या दिखाई देता है? अर्थात लोकतंत्र में जिसे न्याय कहते हैं वह न्याय उस समय भी विद्यमान था श्री कृष्ण के आचरण के माध्यम से। श्री कृष्ण की किस तरह न्याय और दंड का आभास कराया, ये लोकतंत्र के उच्चतम मानदंडों की उपस्थिति हमारे प्राचीन साहित्य में दिखाई देती है। अभी पिछले दिनों एक भाषण एक IAS अधिकारी हैं कोई दक्षिण भारत की, इन दिनों व्हाट्सएप पर प्रचारित हो रहा है। 35 मिनट का भाषण है। आप अपने विद्यार्थियों को भेजिए। किस तरह से उस भाषण में वो कह रही है कि रामायण में लोकतंत्र कैसे ढूंढा जा सकता है, प्रशासन कैसे ढूंढा जा सकता है। राजा की आज्ञा से राम ने वनवास ले लिया, वन को जा रहे हैं। सारी प्रजा नहीं चाहती वन को जाना चाहिए राम को, प्रजा को कष्ट नहीं हो, इस दृष्टि से राम ने वन जाने के लिए समय क्या चुना? रात्रि का समय। प्रजा को पता ही नहीं चले, प्रजा जब सो गई, यानी प्रजा को कष्ट न हो, वह राजकुमार जिसे राजगद्दी नहीं मिली है, वनवास मिला है, तब भी वह प्रजा के हित की बात सोचता है, प्रजा के कष्ट की बात सोचता है। इन सब चीजों में लोकतंत्र के सूत्र भरे पड़े हैं, इन पर शोध कराए जाने की बहुत आवश्यकता है। तो मित्रों, राजनीति विज्ञान और इतिहास और लोक प्रशासन के जो आचार्य हैं यहाँ हैं और आने वाले समय में हैं, उन सबका ध्यान भारतीय इतिहास परिषद ने भारतीय मनीषा में अंतर्निहित लोकतंत्र के सूत्रों को ढूंढने के लिए और उनका ज्ञान सारे विश्व को, आने वाली पीढ़ी को कराने के लिए जो ध्यान आकृष्ट किया है, इसी जिज्ञासा के उद्भव की अभिलाषा में आप लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं इन दोनों विभागाध्यक्षों का तहे दिल से सही
लेकिन इन्होंने मुझे कुछ पढ़ने का मौका दे दिया, मैं भी पढ़ा। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि इस विषय पर अधिकारी विद्वान होते मधुकर श्याम, संयोग से वो जिंदा नहीं है। उनकी एक पुस्तक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मनु क्या कहते हैं, कौटिल्य क्या कहते हैं, शुक्र क्या कहते हैं, याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, जयप्रकाश जी क्या कहते हैं, उन सब चीजों पर उन्होंने लिखा हुआ है। उनमें से पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं। और सवेरे 5 बजे उठकर स्टेनो को बुलाकर अपनी पुस्तक लिखवाते थे। कैन यू इमेजिन, कोई अध्यापक 5 बजे तैयार होकर नहा धोके अपनी टेबल पर बैठ के स्टेनो को डिक्टेशन दे रहा है। ऐसे थे मधुकर श्याम। ये विषय उनके लायक था। लोकतंत्र की बहुत सारी चुनौतियां हैं, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, कास्टिज्म है, रिलीजियस फीलिंग्स है, फंडामेंटलिज्म है, उन सब से दूर रहिए। लेकिन लोकतंत्र में ये गुण भी है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से हमको आज समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें स्वतंत्रता का आचरण करना चाहिए। स्वतंत्रता वैसी नहीं, बाएं तरफ चलना है, दाएं तरफ से नहीं। यू हैव टू मूव लेफ्ट। आप कहेंगे मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं दाईं तरफ चलूंगा, फिर तो अराजकता हो जाएगी। स्वतंत्रता पर मर्यादा की सीमाएं लगाई गई हैं, हमारा संविधान लगाता है ये मर्यादा की सीमा। इन मर्यादा की सीमाओं को आजकल के जो आप खड़े हैं गैलरी में, आप लोगों से तो विशेषता से कहना चाहता हूँ, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, आचरण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन उन सब पर आवश्यक मर्यादाएं भी आरोपित करता है, वही संविधान करता है, उसी संविधान के विभिन्न भागों में है। जब तक उसे हम समझेंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ ठीक से न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए विश्वविद्यालय में यदि आप आ गए हैं तो विश्वविद्यालय में आने के बाद तो संविधान की मूल आत्मा को और संविधान के मूल दर्शन को और संविधान के मूल संदेश को समझना हमारे लिए जरूरी है। केवल स्वतंत्रता नहीं समझनी है, स्वतंत्रता में अंतर्निहित मर्यादाएं और कर्तव्यों को भी समझना है।